अभिमन्यु तुरंत पीछे पलटता है और हड़बड़ाहट के साथ डायना से पूछता है, तुम इतनी श्योरिटी के साथ ऐसा कैसे बोल सकती हो डायना? क्या तुमने भी उस काले साए को देखा है? डायना जवाब देती है, नहीं अभी मैंने तो नहीं, पर वो बिंदु है ना, उसने देखा था। और पता है वो भी कब? अभिमन्यु तुरंत अपना सिर आगे कर लेता है, क्योंकि अभिमन्यु अच्छे से जानता था कि डायना किस दिन की बात कर रही थी। बिंदु शरारत भरे अंदाज में वापस से अभिमन्यु के सिर की चंपी करते हुए बड़े प्यार से धीरे धीरे कहती है, बिंदु बता रही थी कि जब ग्रेवयार्ड कोठी में कोई नहीं था ना, तब वो और कायर ना चोरी चोरी वो कर रहे थे, वही जो लड़का लड़की करते हैं शादी के बाद, पर वो दोनों पहले कर रहे थे। उसी वक्त बिंदु को वो काला साया दिखाई दिया था जब कायर उसके ऊपर चढ़ा हुआ था। अभिमन्यु मुंह बनाते हुए कहता है, तुम्हें क्या बिंदु हर बात बताती है डायना, इतनी पर्सनल बातें भी? डायना हंसते हुए कहती है, मुझे नहीं बताएगी तो किसे बताएगी, आखिर मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड जो हूँ। तुम भी तो अभी युग के बेस्ट फ्रेंड हो, क्या वो तुम्हें अपनी जिंदगी की हर बात नहीं बताता क्या? डायना की बात सुनकर अभिमन्यु का चेहरा कुछ उतर सा जाता है। डायना अपनी बात जारी रखते हुए कहती है, हाँ तो मैं कह रही थी, उस रात ना सिर्फ बिंदु को ही नहीं बल्कि कायर को भी वो काला साया दिखाई दिया था। दोनों बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागे थे, और तो और बेचारों को बिना कपड़ों के रात बितानी पड़ी थी, वो भी ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर कड़ी ठंड में। अभिमन्यु बड़बड़ाता है, अब गलत काम करेंगे तो उसका हर्जाना तो भुगतना ही पड़ेगा ना डायना। डायना उसी वक्त चंपी करते हुए अभिमन्यु के बाल खींचती है। अभिमन्यु दर्द से कराहता है, आउच, क्या कर रही हो डायना, बाल क्यों खींच रही हो? डायना नाट के ढंग से कहती है, अब अभी तुम गलत बात करोगे तो बाल तो खींचूंगी ही ना मैं। तुम ही बताओ भला, अब कायर और बिंदु का वो करना गलत था क्या? भूलो मत अभी मैच्योर हैं दोनों, जो चाहे कर सकते हैं। अभिमन्यु झट से कहता है, डायना मैच्योर होने का मतलब ये नहीं होता कि जो चाहे वो करे। मैच्योर होने का मतलब होता है जवाबदारियों को समझना। और भूलो मत, हम भारत में रहते हैं और यहाँ पर फिजिकल होने से पहले शादी के बंधन में बंधना जरूरी है, वरना ये एक प्रकार का पाप ही कहलाता है। तुम्हें पता है, पुराने जमाने में जो प्रेमी प्रेमिका शादी के बंधन से पहले फिजिकल होते थे, उन्हें जिंदा जला दिया जाता था। डायना डरते हुए कहती है, क्या बात कर रहे हो अभी? अभिमन्यु कहता है, सच बोल रहा हूँ डायना, यकीन करो। डायना बिना सोचे समझे बोल पड़ती है, मतलब शादी से पहले तुम मेरे साथ कुछ नहीं करने वाले? अभिमन्यु मुंह बनाते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? डायना तुरंत बात को पलटते हुए कहती है, मैंने कहा, देखो अभी बिंदु और कायर ने भी उस काले साए को देखा था, और अब तो कछुए का भी कहना यही है कि इस ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर कोई काला साया है। उन तीनों ने उस काले साए को देखा है। अब तीन लोगों की आंखें धोखा तो नहीं खा सकती ना। डायना की बातों ने अभिमन्यु को सोचने पर मजबूर कर दिया था। डायना अपनी बात को खत्म करते हुए कहती है, अभी देखा जाए तो हम में से किसी ने भगवान को भी नहीं देखा है, फिर भी हम यकीन करते हैं कि वो होते हैं। तो फिर उस काले साए पर क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि तुमने, मैंने, युग और शालिनी ने उसे नहीं देखा है। अभी भूलो मत, हम ग्रेवयार्ड कोठी में रह रहे हैं, उस ग्रेवयार्ड कोठी में जो लाशों के ऊपर बनी है। यहाँ पर कई लाशें दफन होने के साथ साथ कई राज दफन हुए होंगे। हो सकता है उन्हीं में से काला साया भी कोई राज हो। डायना की बातों ने अभिमन्यु के दिमाग को पूरी तरह से ब्लैंक कर दिया था। अब उसे भी कछुए की बातों पर यकीन होने लग गया था और लगने लग गया था कि सच में कोई काला साया हो सकता है। इस तरफ ग्रेवयार्ड में, दूसरी तरफ हॉल में कछुआ कुर्सी पर खोए हुए अंदाज में बैठा हुआ था। कछुआ काफी परेशान लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी भी कल रात को उसके साथ हुए हादसे के बारे में सोच रहा था। कछुए के पीछे ही सोफे पर तारा बैठी हुई थी, जो कि कॉपी और पेन पकड़कर उसमें कुछ लिखे जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो पढ़ रही हो। वो लिखने में पूरी तरह डूब गई थी। इस वक्त हॉल में सिर्फ वही दोनों थे। उसी वक्त कायर ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर से आता है। उसने अपने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था। वो अभी भी बिंदु से ही बात करके आ रहा था। जब कायर देखता है कि कछुआ उसी जगह पर बैठा हुआ है जहां पर कछुआ उसके जाने से पहले बैठा हुआ था, तो वो शॉक्ड रह जाता है। उसने इससे पहले कछुए को एक ही जगह पर इतनी देर तक बैठे हुए नहीं देखा था। कायर मन ही मन सोचता है, ये कछुआ तो पिछले 3 घंटे से यहीं पर बैठा हुआ है, आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है? ये परेशान और घबराया हुआ भी लग रहा है, कहीं ये रात की ही बात को लेकर तो नहीं बैठा है। मैं क्या करूं, इसके पास जाऊं या ना जाऊं, कहीं ये मुझे कुछ कर ना दे। कायर मन ही मन सोचने लग जाता है कि वो क्या करे, कछुए के पास जाए या नहीं। उसे कछुए के पास जाने में खतरा महसूस हो रहा था। वो मन बना लेता है कि वो कछुए के पास नहीं जाएगा। तभी उसे उसके बचपन के वो पल याद आते हैं जो उसने कछुए के साथ बिताए थे, कि कैसे हर कदम पर कछुए ने उसकी मदद करी थी। बिंदु को कायर से मिलाने के चक्कर में कैसे खुद कछुआ बिंदु की मम्मी के हाथों फंस जाता था। कायर को याद आता है कि उसकी और कछुए की दोस्ती कितनी गहरी थी।
उसी दोस्ती के वास्ते कायर बिना अंजाम के सोचे कछुए के बगल में जो कुर्सी रखी थी उस पर जाकर बैठ जाता है। कछुआ ना अपने आजू देखता है ना बाजू, जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो कि कोई उसके बगल में आकर बैठा था। वो अभी भी सोच में डूबा हुआ था। कछुआ और कायर दोनों के बीच ही खामोशी छाई हुई थी। कायर उस खामोशी को तोड़ते हुए कहता है, कछुआ तू अभी तक यहीं पर बैठा हुआ है? कायर ने इतना ही कहा था कि कछुआ गुस्से के साथ कहता है, तुझे क्या करना है? मैं कहीं पर भी बैठूं? मैं यहाँ पर नहीं बैठ सकता हूँ क्या? कायर मन ही मन सोचने लग जाता है कि कछुआ ना बहुत बदल गया है। सोचा था ये अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर करेगा, पर ये तो उल्टा मुझे ही अकड़ दिखा रहा है। बैठे रहने दो इस अकड़ू को यहीं पर, मुझे भी इससे कोई बात नहीं करनी। इतना सोचकर कायर अपनी जगह से उठने ही वाला था कि तभी कछुआ एकदम नर्म लहजे के साथ बड़े प्यार से कायर से कहता है, कायर सुन। जैसे ही कायर कछुए की आवाज सुनता है, उसके दिल में कछुए के लिए जितना भी गुस्सा था सारा अगले ही पल गायब हो जाता है। कछुए के लहजे में एक अपनापन था, एक दर्द था। ऐसा लग रहा था जैसे कछुए को भी एहसास हो गया हो कि उसने कायर के साथ गलत सलूक किया। कायर भी नर्म लहजे के साथ ही पलटकर जवाब देता है, हाँ बोल ना कछुए। कछुआ नर्म लहजे के साथ ही कहता है, क्या तुझे भी यही लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि इस ग्रेवयार्ड कोठी में कोई काला साया है? कायर तुरंत बोलता है, नहीं कछुआ, बल्कि मुझे तो तेरी बातों पर पूरा भरोसा है कि तूने जरूर उस काले साए को देखा होगा। कछुआ कहता है, कहीं तू ये सब मुझसे डर के तो नहीं बोल रहा है? कायर झट से कहता है, नहीं कछुए, मैं भला तुझसे क्यों डरूंगा? माना तू सौदाया है, पर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे तेरी बातों पर पूरा यकीन है, क्योंकि मैंने और बिंदु ने भी उस काले साए को देखा था। पर कछुआ हड़बड़ाहट के साथ कहता है, क्या कहा? तूने और बिंदु ने भी उस काले साए को देखा था, पर कब? कायर तुरंत कछुए को सारी बात बता देता है कि उस रात क्या हुआ था। कायर अपनी बात खत्म करते हुए कहता है, मैं और बिंदु तो संभोग कर रहे थे, उस वक्त वो काला साया आया था, पर क्या तू और वर्चस्विनी जी भी? इतना बोलकर कायर खुद चुप हो जाता है, पर कछुआ समझ गया था कि कायर आगे क्या बोलने वाला था। कछुआ तुरंत कायर की बात को नकारते हुए कहता है, नहीं नहीं, पागल हो रहा है क्या? मैं और वर्चू भला कैसे कर सकते हैं? कायर कछुए को घूरते हुए कहता है, तो फिर वो काला साया तुझे कैसे दिखाई दिया? उस दिन के बाद से ही मुझे वो काला साया फिर कभी नहीं दिखा था। कछुआ कायर को सारी बात बता देता है कि वो किस मकसद से और क्यों वर्चस्विनी के कमरे में गया था। सारी बात सुनने के बाद कायर हैरानी के साथ कहता है, मतलब उस काले साए ने वर्चस्विनी जी को अपने वश में करके रखा हुआ है और कुछ मकसद दिया है? कछुआ हामी भरते हुए कहता है, हाँ कायर, पर कोई मेरी बात पर यकीन ही नहीं कर रहा। कोई नहीं समझ रहा कि मेरी वर्चू की जान खतरे में है। अगर मकसद पूरा नहीं हुआ तो वो काला साया मेरी वर्चू को मार देगा। कायर अपनी आंखें बड़ी करते हुए शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या बात कर रहा है? कछुआ अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, हाँ कायर, इसलिए जो वर्चू पर छाया गिरी है उसका हटाना जरूरी है। वो वशीकरण तोड़ना जरूरी है। कल रात मैं वही करने वाला था, पर वो काला साया आ गया। पहली बार देखने पर मैं डर गया था, घबरा गया था, इसलिए भाग गया। पर अब मैं एक और मौका चाहता हूँ, पर ये सब मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा। उसमें तुम लोगों की जरूरत पड़ेगी, पर ये लोग हैं कि मेरी बात पर यकीन ही नहीं कर रहे, तो मदद क्या खाक करेंगे? कायर तुरंत कहता है, वो लोग इसलिए तेरी मदद नहीं कर रहे क्योंकि उनको तूने ये वाली बात नहीं बताई कछुआ, कि तूने वर्चस्विनी पर अपनी सौदायों की पुस्तैनी रुमाल से छाया गिरने का पता लगाया है। अगर बताता तो बाकी सब तेरी बात पर यकीन भी करते और तेरी मदद भी। मैं तो कहता हूँ अभी भी वक्त है, सबको ये वाली बात बता दे। कछुआ तुरंत हड़बड़ाहट के साथ ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं कायर, अगर मैंने उन्हें ये बात बताई तो बाकी सबको ये बात भी पता चल जाएगी कि मैं सौदाया हूँ। कायर कहता है, तो चलने देना, क्या फर्क पड़ता है? ये सब भी तो हमारे दोस्त ही हैं। कछुआ कहता है, दोस्त हैं कायर, पर वैसे नहीं जैसे हम दोनों के बीच दोस्ती है। तुझे तो मैंने अपनी दोस्ती का नाता दे दिया था, पर इन लोगों पर जरा भी विश्वास नहीं है। तुझे पता है ना, अगर गांव में खबर फैली कि मैं सौदाया हूँ तो मेरे परिवार को गांव से निकाल दिया जाएगा। कायर कछुए को समझाते हुए कहता है, नहीं कछुआ, ये बात बस हम दोस्तों में ही रहेगी, किसी और को पता नहीं चलेगी, यकीन कर मेरा। कछुआ कहता है, कायर, मैं तुझ पर यकीन कर सकता हूँ, पर इन लोगों पर कभी नहीं। इन लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि हर कोई कुछ न कुछ छुपा रहा है, हर चेहरे के पीछे एक चेहरा छुपा हुआ है। कायर चिढ़ते हुए कहता है, तो ठीक है, फिर जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दे। मत बता अपने सौदाया होने के बारे में किसी को, मरने दे ऐसे ही वर्चस्विनी जी को। कछुआ खामोश रहता है। कायर के ये ताने सीधे कछुए के दिल को लगे थे। कायर एकदम नरमी के साथ कहता है, देख कछुआ, तेरे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं,
या तो अपने सौदाया होने का राज खोलकर वर्चस्विनी जी को बचा सकता है, या फिर इसे छुपाकर वर्चस्विनी जी को यूं ही उस काले साए के वश में रहने दे सकता है। अब तू सोच ले तुझे क्या करना है, अपनी सच्चाई छुपानी है या फिर अपने प्यार को बचाना है। कायर की बातें सुनकर कछुआ गहरी सोच में डूब गया था, एक ऐसी सोच जिसमें उसके लिए फैसला लेना बहुत कठिन था। उसे अपने दोस्तों को वो राज बताना था जो उसने अब तक छुपा कर रखा था। उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या फैसला ले, अपने प्यार को चुने या फिर अपने राज को। कछुआ और कायर के बीच खामोशी छा गई थी। कायर एकदम चुप हो गया था। वो इंतजार कर रहा था कि आखिर कछुआ क्या फैसला लेगा, अपने प्यार को बचाएगा या मरने देगा। कछुए ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो सोचने लग गया था कि वो क्या करे। कछुआ और कायर बैठे हुए थे कि तभी उन्हें तारा की आवाज सुनाई देने लग जाती है। तारा कहती है, सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमो अस्तुते। तारा बार बार यही मंत्र दोहराए जा रही थी। तारा के मंत्र पढ़ने की ये धीमी आवाज कायर और कछुए तक पहुंच रही थी, क्योंकि तारा उनसे कुछ दूरी पर बैठी हुई थी और बैठकर अपनी कॉपी में कुछ लिख रही थी। तारा बार बार यही मंत्र दोहराए जा रही थी। कछुआ जिसकी आंखें बंद थी, उसके कानों में तारा के मंत्र पढ़ने की यह आवाज धीरे धीरे जाने लग जाती है। एक प्रकार से कछुए के कानों में बार बार यही मंत्र की आवाज घूम रही थी। एक पल के लिए उसके दिमाग से वर्चस्विनी का ख्याल निकल गया था और इस मंत्र के बोल अक्षरों के रूप में दिखने लग गए थे। कछुए के कान में बार बार यही मंत्र चल रहा था। तभी वो अपनी आंखें खोलता है और कायर से कुछ सोचते हुए कहता है, ये मंत्र। कायर बेफिक्री के साथ बोलता है, तारा पढ़ रही है। इतनी कम उम्र में तारा अच्छी संस्कृत बोल लेती है ना? मैं तो कभी बोल ही नहीं पाऊं। कछुआ कायर की बातों को इग्नोर मारते हुए कहता है, ये मंत्र तुझे कहीं सुने सुने नहीं लग रहे? कायर तुरंत कहता है, नहीं कछुआ, मैंने तो ये मंत्र पहले कभी नहीं सुने। कछुआ हड़बड़ाहट के साथ कहता है, नहीं कायर, ये मंत्र हम दोनों ने सुने थे इससे पहले भी, और यहीं पर इसी ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर। कायर कहता है, पर कब? और तू ये सुनकर इतना हैरान क्यों है? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। कायर कहता है, पर कब? कछुआ कुछ याद करते हुए कहता है, कब सुने हैं, याद आजा। हाँ, याद आया। तुझे याद है अमावस्या की वो रात जब हम तीनों ने कार्यक्रम किया था? फटे तक पी थी, इतनी कि पूरे टुन हो गए थे, कुछ होशो हवास नहीं था। कायर पुरानी बातों को याद करते हुए कहता है, हाँ याद आया। तू उसी अमावस्या की रात की बात कर रहा है ना, जिस रात हम सोए तो हॉल में थे, पर जब अपनी नींद खुली थी तो हम युग के कमरे के अंदर थे और हम दोनों को ही नहीं पता था कि हम दोनों युग के कमरे में कैसे पहुंचे थे। कछुआ कायर की बात में हामी भरते हुए कहता है, हाँ यार, मैं उसी रात की बात कर रहा हूँ। तुझे याद है उस रात क्या हुआ था? कायर ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, मुझे कैसे याद होगा, मैं तो उस वक्त नशे में था ना। और सिर्फ मैं ही क्या, तू भी तो उस रात फुल नशे में था। तुझे भी तो अगले दिन कुछ याद नहीं था कि रात को क्या हुआ था? कछुआ हड़बड़ाहट के साथ कहता है, अगले दिन याद नहीं आया तो क्या हुआ, पर अब सब याद आ रहा है, वो भी इन मंत्रों के कारण। अब मुझे सब याद आ रहा है। कायर अपना सिर खुजाते हुए कहता है, ये तू क्या बोल रहा है कछुए? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू कौन से मंत्रों की बात कर रहा है? कछुआ तुरंत जवाब देता है, वही मंत्र कायर जो इस वक्त तारा बड़बड़ा रही है। ये वही मंत्र है जो उस रात उस कमरे के अंदर से सुनाई दे रहे थे। कायर कछुए को एकटक नजर से देखते हुए पूछता है, तू कौन से कमरे की बात कर रहा है कछुआ? कछुआ भारी आवाज में जवाब देता है, रूम नंबर 666 के अंदर से। कछुए के मुंह से ये बात सुनते ही कायर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रूम नंबर 666 का नाम सुनते ही उसके हाथ पैर कपकपाने लग गए थे। कछुआ अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, तुझे याद है उस रात क्या हुआ था? कायर खामोशी के साथ ही जवाब देता है, क्या हुआ था? कछुआ कहता है, उस रात हम दोनों यहीं इसी हॉल में इसी जगह यहीं फर्श पर सो रहे थे। कछुआ के इतना कहते ही दोनों अपने अतीत की यादों में चले जाते हैं। रात का वक्त था। ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर सन्नाटा छाया हुआ था। हॉल के अंदर ही कायर और कछुआ पसरे हुए थे। उनके आसपास ही शराब की खाली बोतलें पड़ी हुई थी।
पूरा हॉल शराब की गंध से महक रहा था। कछुए की एक टांग कायर के मुंह के ऊपर थी तो दूसरी टांग शराब की बोतल के पास। कछुए का तो अभी भी मुंह खुला हुआ था, जैसे सपने में भी वो शराब ही पी रहा हो। हॉल के अंदर एक गहरी खामोशी छाई हुई थी, वही खामोशी जो तूफान के आने से पहले छाई रहती है। कायर और कछुआ गहरी नींद में सो ही रहे थे कि तभी अचानक से ग्रेवयार्ड कोठी की लाइट बंद चालू होने लग जाती है। जैसे जैसे लाइट बंद चालू होते जा रही थी, ग्रेवयार्ड कोठी में फैली खामोशी भी टूटते जा रही थी। देखते ही देखते एक डरावनी भारी आवाज में मंत्रों के जाप करने की आवाज ग्रेवयार्ड कोठी में गूंजने लग गई थी और धीरे धीरे मंत्रों के जाप करने की ये आवाज बढ़ने लग गई थी। आवाज इतनी तेज हो जाती है कि नशे में सोए कायर और कछुए की नींद भी टूटने लग जाती है। दोनों के ही कानों में बार बार वो आवाज गूंज रही थी। उस आवाज में एक चुभन सी थी, एक ऐसी चुभन कि किसी के भी कान के पर्दे फट जाएं। कायर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लग जाता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके सिर के ऊपर जो झूमर था वो उसे घूमते हुए दिखाई दे रहा था। उसका नशा अभी तक नहीं उतरा था। कायर अपनी आंखें मलते हुए उठते हुए नशे में कहता है, ये झूमर घूम रहा है या मैं घूम रहा हूं? क्या हम दोनों घूम रहे हैं? इस गोल दुनिया में हम दोनों घूम रहे हैं? कायर एकटक नजर से झूमर को घूमते हुए देख ही रहा था कि तभी उसे मंत्रों की आवाज सुनाई देने लग जाती है। कायर आवाज को गौर से सुनते हुए कहता है, ये आवाज कैसी है? सुबह सुबह कौन इस ग्रेवयार्ड कोठी में मंत्र पढ़कर पूजा कर रहा है? कायर तुरंत कछुए को उठाता है। अबे कछुए उठ, ओए कछुए उठ। कछुआ इतनी गहरी नींद में था कि कायर के बार बार उठाने पर भी नहीं उठ रहा था। उसी वक्त कायर को गुस्सा आता है और वो जोर से कछुए की बैक पर एक लात मारता है। कछुआ दर्द से नशे में कराता है, मत मारो मुझे, मेरे पास पैसे नहीं है, मत मारो मुझे। कायर कहता है, अब एक कछुए सपने में भी साले फ्री की पीता है और पैसे नहीं देता है? तेरे को तो साले कोड़े से मारना चाहिए। कछुआ अपनी आंखें मलता रहता है, वो अभी भी आधी नींद में था। कायर अपनी जगह से उठते हुए साथ में कछुए को भी उठाते हुए कहता है, चल उठ पूजा करने चल। कछुआ नशे में कहता है, अबे साले तेरी उतरी नहीं क्या अभी तक? कायर कहता है, अबे उतरी तो तेरी नहीं है, ऊपर पुजारी जी आए हैं, मंत्र पढ़ रहे, तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? कछुआ नशे में हंसते हुए कहता है, पुजारी जी मंत्र पढ़ रहे हैं, वो भी आधी रात में, पर क्यों? कायर कुछ जवाब देता उससे पहले ही कछुआ अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, जरूर तूने ही पुजारी को बुलाया है तेरी और बिंदु की शादी करवाने को। सही है बेटा, वहाँ बिंदु की माँ सो रही है और यहाँ तूने बिंदु को माँ बना दिया, जिस कारण तुझे आधी रात को शादी करनी पड़ रही है, वो भी चोरी छुपे। कायर फिर कछुए को एक लात मारते हुए कहता है, अबे साले मैंने किसी पुजारी को नहीं बुलाया है। कछुआ कहता है, तो फिर ऊपर मंत्र कौन पढ़ रहा है? साला नींद खराब कर दी, सोने भी नहीं दे रहा। कायर कहता है, पता नहीं कौन पुजारी आ गया। मंत्रों की आवाज और तेज हो गई थी और अभी भी सुनाई दे रही थी। नशे में होने के कारण कायर और कछुए को कुछ होश नहीं था। उन्हें पता ही नहीं था कि वो क्या बातें कर रहे थे और क्या करने जा रहे थे। अगले ही पल कछुआ उठता है और कायर का हाथ पकड़ते हुए कहता है, चल ऊपर देख कर आते हैं, जरा देखो तो आधी रात में कौन पुजारी मंत्र पढ़ रहा है। कायर हामी भरते हुए कहता है, हाँ चल कर देख कर आते हैं, साला सोने भी नहीं दे रहा। नशा एक ऐसी चीज है जो इंसान के अंदर के सारे डर को मार देती है, और वही डर इस वक्त कायर और कछुए के अंदर से खत्म हो गया था, जिस कारण वो बिना अंजाम की फिक्र किए अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ाने लग गए थे। उस आवाज का पीछा करते करते कायर और कछुआ रूम नंबर 666 के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही वो दोनों रूम नंबर के पास पहुंचते हैं, कायर का नशा उतरने लग जाता है। उसे याद आने लग जाता है कि ये वही कमरा है जिसके अंदर यक्षिणी को 13 साल पहले कैद किया गया था। उसके हाथ पैर फिर से कपकपाने लग जाते हैं। कायर हकलाते हुए कहता है, ये तो वही कमरा है। कछुआ बेफिक्र होते हुए कहता है, कौन सा कमरा? कायर जवाब देता है, वही कमरा जिसके अंदर यक्षिणी को कैद किया गया था। कछुआ नशे में कहता है, इसका मतलब वो पुजारी यक्षिणी की शादी करवा रहा है, पर किसके साथ? मेरे होते हुए वो पुजारी यक्षिणी की शादी किसी और के साथ कैसे करवा सकता है? अभी देखता हूं उस पुजारी को। इतना कहकर कछुआ दरवाजा खोलने की कोशिश करने लग जाता है। मंत्रों की आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी, जैसे अंदर जो शख्स था उस पर बाहर की हलचल का जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा हो।
कायर कछुआ को रोकते हुए कहता है, साले यहाँ मेरी पैंट गीली हो रही है और एक तेरी है कि उतर ही नहीं रही। अबे साले, अंदर यक्षिणी है, यक्षिणी डायन। अगर वो बाहर आ गई ना तो हम गए काम से। हम तो सिर्फ शराब पीते हैं, वो यक्षिणी खून पीती है, खून वो भी मर्दों का। कछुआ अपनी धुन में कहता है, मैं उस पुजारी को यक्षिणी की शादी किसी और से नहीं करवाने दूंगा, तोड़ दूंगा ये दरवाजा। कायर कहता है, अबे साले, दरवाजा तोड़ेगा कैसे? दिख नहीं रहा ताला लगा है। कछुआ कहता है, ताला लगा हुआ है तो क्या, अंदर क्या हो रहा है उसका पता तो मैं लगा कर रहूंगा। इतना कहकर कछुआ वहीं पर लेट जाता है। कायर कछुए को देखते हुए कहता है, अबे साले, ये क्या कर रहा है? ये सोने की जगह नहीं है। अगर उस यक्षिणी ने देख लिया ना तो हमेशा हमेशा के लिए सुला देगी। चल उठ, जल्दी निकलते हैं यहाँ से। कछुआ दरवाजे के नीचे जो हल्का सा स्पेस था उससे दरवाजे के अंदर झांकने की कोशिश करते हुए कहता है, तू अपना मुंह बंद रखेगा? मुझे यक्षिणी को देखने दे, जरा मैं भी तो देखूं कैसी दिखती है। इतना कहकर कछुए ने दरवाजे के नीचे के स्पेस से नीचे झांका ही था कि उसकी बोलती बंद हो जाती है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो जिस पोजीशन में था उसी पोजीशन में रह जाता है, जरा सा भी अपनी जगह से नहीं हिलता है। कायर कछुए को हिलाते हुए कहता है, अबे क्या हुआ, उठना, चल निकलते हैं यहाँ से। कछुआ कुछ जवाब नहीं देता है, बस कमरे के अंदर ही झांकते रहता है। कायर खुद से बड़बड़ाता है, इसे क्या हुआ, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? कायर कछुए के बगल में ही लेटता है और वो भी दरवाजे के नीचे से अंदर देखने की कोशिश करने लग जाता है। जैसे ही वो अंदर झांकता है उसका भी वही हाल होता है जो इस वक्त कछुए का था। दोनों को ही सांप सूंघ गया था। दोनों की बोलती बंद हो गई थी। दरवाजे के नीचे से वो देख रहे थे कि कमरे की लाइट बंद थी और उसी बंद कमरे में एक हवन कुंड जल रहा था जिसकी ज्वाला काफी तेज थी और उसके सामने ही कोई बैठा हुआ था जो कि डरावनी आवाज में मंत्र पढ़े जा रहा था। अंधेरा होने के कारण कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हवन कुंड के पास कोई लड़की बैठी है या लड़की की सिर्फ काली परछाई नजर आ रही थी। मंत्र पढ़ने की डरावनी आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी। सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमोस्तुते दे। मंत्रों की आवाज कछुए के सिर्फ दिल में ही नहीं बल्कि दिमाग के अंदर भी बैठ गई थी। उसके दिमाग के अंदर बार बार यही मंत्र गूंजने लग गए थे। कछुआ और कायर एकटक नजर से कमरे के अंदर झांक ही रहे थे कि तभी हवन कुंड की तरफ अपना मुंह करके जो बैठा था वो अपनी मुंडी पीछे घुमाने लग जाता है। जैसे ही उसकी मुंडी में हल्का सा मूवमेंट होता है, कायर हड़बड़ाहट के साथ बोलता है, भाग कछुए, वरना ये यक्षिणी मार देगी हमको। कायर की ये बात बोलते ही कछुआ जितनी फुर्ती के साथ उठ सकता था उठ जाता है। उसी के साथ कायर भी उठ जाता है और दोनों भागने लग जाते हैं। भागते हुए सीधे युग के कमरे के अंदर पहुंच जाते हैं। दोनों घबरा गए थे और पूरी तरह से पसीने से भीग गए थे। जब वो युग के कमरे में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां की भी लाइट बार बार बंद चालू होने लग जाती है। कायर डरते हुए कहता है, ये क्या हो रहा है? कछुआ कहता है, लगता है वो यक्षिणी यहाँ पर आ रही है। कायर की ये बात सुनते ही फट्टे में आ जाती है। हवाएं जोरों से चलने लग जाती हैं जिस कारण कांच की खिड़कियां खड़कने लग जाती हैं। हवाओं के थपेड़े इतनी जोर से खिड़कियों से लग रहे थे कि खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं। सारे कांच फर्श पर बिखर जाते हैं। हवाओं के झोंके अंदर आने लग जाते हैं। उन दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे कमरे का सारा सामान अपनी जगह से हिलने लग गया हो। अपने आप कमरे का पंखा घूमने लग जाता है। घड़ियां उल्टी दिशा में चलने लग जाती हैं। कांच के गिलास अपने आप टूटने लग जाते हैं। ये सब देखकर कायर और कछुआ दोनों का सिर घूमने लग जाता है और दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। बेहोश होने के साथ ही दोनों अतीत की यादों में से बाहर आ जाते हैं। इस वक्त कायर कछुए के पास बैठा हुआ था और कछुआ कायर को बता रहा था कि अमावस्या की उस रात क्या हुआ था। कछुआ अपनी बात खत्म करते हुए कहता है, उस रात हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जिसे हमने कमरे के अंदर देखा था वो यक्षिणी नहीं थी।
कायर हड़बड़ाहट के साथ पूछता है। अगर वो यक्षिणी नहीं थी तो फिर कौन था उस रात कमरे के अंदर? कछुआ जवाब देता है, उस रात कमरे के अंदर काला साया था, वही काला साया जो तुझे और बिंदु को दिखाई दिया था और जिसने इस वक्त वर्चू को अपने वश में करके रखा हुआ है। कायर पूछता है, तू इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकता है कि उस रात कमरे के अंदर काला साया ही था? भूल मत, उसका चेहरा हम दोनों ने नहीं देखा था। चेहरा क्या, बॉडी तक नहीं देख पाए थे। कछुआ कहता है, बॉडी नहीं देख पाए तो क्या हुआ, पर मैं पूरी श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ उस रात कमरे के अंदर यक्षिणी नहीं बल्कि काला साया था, क्योंकि अमावस्या की अगली सुबह जब अपनी नींद खुली थी तो युग अपने कमरे में नहीं था और हम दोनों अभिमन्यु के साथ उसे ढूंढने के लिए घाट पर गए थे। कायर कछुए को बीच में ही टोकते हुए कहता है, और युग हमको घाट पर ही मिला था, वो भी बिना कपड़ों के, बेहोशी की हालत में। जब उसे होश आया तो उसने कहा था कि वो सारी रात यक्षिणी के साथ था, उसके साथ संभोग कर रहा था। कायर अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही कछुआ उसे टोकते हुए कहता है, वही कायर, जब उस रात युग यक्षिणी के साथ बंगला मुड़ा घाट पर था तो फिर यक्षिणी भला ग्रेवयार्ड कोठी में कैसे हो सकती है? कायर कछुए को शक की निगाहों से घूरते हुए कहता है, पर हम तो यकीन नहीं करते थे ना कि युग यक्षिणी से मिला है और उसने उसके साथ वो सब किया है, उसका मजाक उड़ाते थे। कछुआ कहता है, यकीन तो इस बात पर भी नहीं करते थे ना कि कोई काला साया है, पर असल में वो है ना। जरूरी नहीं जिन चीजों को हमने देखा ना हो उनका कोई वजूद ही ना हो, पर वो चीज जो बार बार सुनने में आई है उसका कोई ना कोई वजूद जरूर रहता है। कायर को भी अब कछुए की बातों पर यकीन होने लग गया था। वो पूरी तरह श्योर हो गया था कि उस रात रूम नंबर 666 में काला साया ही था। कायर कुछ सोचते हुए कहता है, पर कछुए, उस रात वो काला साया उस कमरे में कर क्या रहा था? कौन सा हवन कर रहा था और क्यों? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।